एंटी डिफेंस कमेटी की तरफ से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। पिछले ईद के बाद से किला झोपड़पट्टी का मौजू शहर में आया और ईद की त्योहासी को मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब वहां पर जाकर ये बोले कि ये किला झोपड़पट्टी को कोई बचा नहीं सकता, इसलिए मैं अनऑफिशियल आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग खाली कर दो और यहाँ से जाने की तैयारी करो। उसके बाद जब किला झोपड़पट्टी के लोग आसिफ शेख साहब और हमसे रब्ता किए तो ये तय हुआ कि यार मौजूदा एमएलए की जिम्मेदारी होने के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उस हिस्से के लोगों ने उनको भरपूर वोट दी। उसके बाद उस हिस्से को बेयार और मददगार छोड़ देने की बात जब उनकी तरफ से आई तो हमें ये मौजू समझ रहा था कि सरकार और फिरका परस्त अनासिर बहुत ताकत से उस झोपड़पट्टी को तोड़ने की तरफ जाने वाले हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि उनकी जो प्रशासन की तैयारी थी, बाकायदा आरएसएस के बाहर से बड़े बड़े ओहदेदारान मालेगांव में पिछले 3-4 दिन से मौजूद थे और प्रशासन जिस तरह की तैयारी कर रहा था वो सबको समझ रहा था कि उनका किस तरीके से वो कार्रवाई करने की तरफ जाएंगे। हमने 8 मई को ही उस पर स्टे ले लिया था 25 जून तक के। अब ये अलग बात है कि मौजूदा एमएलए को इंग्लिश नहीं समझती, उनके आसपास कोई कानूनी बात रखने वाले लोग उनके पास नहीं है, वो ऑर्डर में स्टे वर्ड ही ढूंढते रह गए। जबकि प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ही ये होता है कि उस स्ट्रक्चर को कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी है, उसकी हिफाजत की बात 25 जून तक बोली है। लेकिन आरएसएस की लॉबी और प्रशासन इतनी ताकत से था कि ड्यू टू प्रोसेस की जो बात बोली गई थी उसके आगे वो ड्यू टू प्रोसेस करने के बजाय वो दोबारा उसी तरीके की नोटिस दे दिया और हमको फौरन फिर कोर्ट जाना पड़ा। और हमने वापस जब ऑर्डर लिया तो पिछला जो ऑर्डर था कुलकर्णी साहब का, उसमें मेंशन है उस ऑर्डर में कि ऑलरेडी प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इनको दिया हुआ है। उसके बावजूद भी वहाँ पर जो स्कूल है और जिम खाना है, टेनिस कोर्ट है, वहाँ पर कोई भी नोटिस नहीं दी गई। ये कोर्ट ने उसके अंदर मेंशन किया ऑर्डर में। इसलिए अब हर कोर्ट का अपना अपना एक तरीका होता है। ये जो गौरी मैडम की कोर्ट थी, इन्होंने 17 जून तक प्रोटेक्शन दिया वैसे ही और 10 जून तक सरकार को अफिडेविट फाइल करने का कलेक्टर की तरफ से तहसीलदार ऑफिसर था, उनको बोला गया कि आप 10 तारीख तक तुम्हारा जो भी बोलना है वो अफिडेविट की शक्ल में दाखिल करो। जब 133 लोगों को स्टे मिल गया और प्रशासन को उस वक्त भी हमने बोला कि अगर 133 लोगों को स्टे मिल चुका है तो उसी स्टे के सहारे से बकिया लोगों को भी सिक्योरिटी दे दी जाए, बकिया लोगों के भी झोपड़े 17 जून तक रोक दिए जाए। मगर जो मैं बोल रहा हूँ कि प्रशासन पर आरएसएस लॉबी का दबाव था और उन्होंने 133 का निशान अलग लगाया और बकिया जो कोर्ट नहीं गए थे उनका अलग लगाया। उस वक्त ही हमने साजिद अब्दुल रशीद मुकादम को दिन में मैंने कोर्ट से ही 2-3 मरतबा फ़ोन किया कि यार बकिया लोगों का भी अगर कुछ हो सकता तो कर लो। उनका रात में मुझे 8 बजे फ़ोन आया, जावेद अब्दुल सत्तार और साजिद अब्दुल रशीद मुकादम का। उन्होंने कहा कि यार हम हमारे वकील से मिले, उनका ये बोलना है कि नया ड्राफ्ट बनाना और दाखिल करना एक दिन में मुमकिन नहीं है, तुम्हारा ही वकील तुम दे दो, हम उससे ही करवा लेते। हम उस पर भी राज़ी हुए। आसिफ शेख साहब से मेरी फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने एक ही बात बोली कि चलो जाने तो, वो उस वक्त अपने साथ नहीं आए थे, वो आज उनके साथ हैं, मगर उनके घर का मामला है और कोई मामला होता तो हम भले साथ नहीं देते, मगर किसी का घर है और घर जो है इंसान की पूरी ज़िंदगी का असासा होता है, इसलिए हमने उनकी पूरी मदद की। साजिद को मैंने मुसलसल, साजिद अब्दुल रशीद मुकादम से मैंने लिस्ट मंगवाई कि तुम जो लिस्ट बना रहे हो वो लिस्ट मुझे भेजो, और वो लिस्ट क्योंकि एक दिन में तुमको अगर करना है तो पूरी तैयारी से करना पड़ेगा। तो उसने मेरे से मुसलसल फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे राब्ते में था। जब वो मुझे लिस्ट भेजा तो मैं उसको लिख के भेजा कि तुमने 160 लोगों की ही नोटिस का वो लिस्ट भेजा है और वहाँ पर 235 लोग हैं।
तो लिस्ट पूरे लोगों की दो। अगर एक आदमी भी छूटा तो जो हिसाब से इनकी कार्रवाई है वो तोड़ देंगे उस आदमी का, तो तुम पूरी लिस्ट बनाओ। उसने फिर मुझे रात में 9:23 पे एक लिस्ट भेजा। वो लिस्ट भी गलत तरीके से बनी हुई थी। मैं उसको बोला कि यार ये लिस्ट कोर्ट में नहीं चलेगी, प्रॉपर्टी टैक्स नंबर, सबकी सिग्नेचर, क्योंकि इस पर कोई सिग्नेचर नहीं ली थी, सिर्फ सर्वे नंबर और घर नंबर इतना ही लिखा हुआ था। फिर मैं उसको भेजा रात में 1:30 बजे के करीब कि एग्जिबिट ए के हिसाब से ऐसे पूरा मैटर बना के सबकी नाम लिख, प्रॉपर्टी का टैक्स नंबर लिख, हाउस नंबर, सर्वे नंबर लिख और सबकी सिग्नेचर अलग अलग ले। तो बोले यार इतनी जल्दी होगा क्या? मैं बोला रात भर कर, तुम लोग बम्बई निकल गए हो, किसी से भी लिस्ट मंगवाओ मगर इस तरीके की लिस्ट बना के लाना। बोलने का मतलब यह है कि पूरी मदद किए। जावेद अब्दुल सत्तार का फ़ोन आया, उसने कहा कि यार तुम्हारे वकील का नंबर दो। मैंने क्लर्क जो MP वसी का एसोसिएट है, उनका जो मेन क्लर्क है, उसका नंबर दिया और उनको बोला कि यह आदमी से तुम सुबह फ़ौरन बात करना, क्योंकि वेकेशन चालू है, कोई मैटर रहता है तो ही वकील और क्लर्क वगैरह आते हैं, अगर कोई मैटर नहीं है तो वो लोग आते नहीं। तुम इसको सिर्फ बोलना, ये सबको बोल देगा। और सुबह 10 बजे मैं मनीषा देसाई, जो हमारे लिए MP वसी यूरोप में थे, तो मैं मनीषा देसाई को 10 बजे फ़ोन किया और मैं बोला मैडम कुछ लोग और आए हैं, कुछ 200 के ऊपर के लोग हैं झोपड़पट्टी के, उनके घर है, उनका केस आप दाखिल करिए। तो उन्होंने कहा मुस्तकीम भाई इतने वक्त हो जाने के बाद आज ये मुमकिन नहीं है। मैं बोला आप कुछ भी करिए, वो लोग आए हैं, आप थोड़ी फीस उनसे ज़्यादा लो मगर आप किसी भी सूरत में आज करो। उन्होंने कहा कि कल सैटरडे है, अगर कल तक कर दूँ तो मतलब कल तक 12-1 बजे तक मैटर आएगा, ये सुबह ही झोपड़पट्टी तोड़ डालने वाले हैं, तुम कुछ भी करना आज करना। उसके बाद मैंने इनको बोला भी कि मैंने मनीषा देसाई से बात कर लिया, आप लोग जो है उससे मिलो। तो ये बोले हम लोग उनकी ऑफिस में आ गए हैं। बोलने का मतलब ये है कि सारी कोशिश हमारी तरफ से होने के बाद, आसिफ भाई और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से सारी कोशिश होने के बाद, जब सब कुछ हो गया, एहसान फरामोशी करना ये बात बराबर नहीं है। मैं उस वक्त भी बोला था कि ये बड़ी ताकत से लड़ने की बात है और ऐसी ताकत के वक्त हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए, कोई सियासी बात नहीं करना चाहिए। आप पहले दिन से अगर देखेंगे तो मौजूदा MLA ने हर वक्त यही बात बोली कि इनका पिटीशन टिकेगा नहीं। मालेगांव किला झोपड़पट्टी के कुछ लोग जो है ये हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पिटीशन डाली कि पिटीशन खारिज हो जाएगी और इनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जब जो मौजूदा MLA की नीयत ही ये थी, उनकी समझ ही ये थी कि हाई कोर्ट जाने के बाद इनकी पिटीशन नहीं टिकने वाली, जो स्टे मिला था वो स्टे को नहीं मानने वाले, वो क्या लोगों के लिए काम करेंगे। मगर उसके बाद भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने इत्तेहाद की बात की और आगे भी हम चाहते हैं कि इत्तेहाद से ही ये लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि ताकत फिरका परस्तों की बड़ी है। 10 जून को कोर्ट ने बोला है कि कलेक्टर, तहसीलदार, कारपोरेशन अपना अफिडेविट फाइल करे। कोर्ट में पिटिशनर जो होता है वो अपनी बात रखता है, जिसके खिलाफ होता है वो अपनी बात रखता है। ऑर्डर होने के बाद भी बार बार मौजूदा MLA का ये बोलना कि दूसरी जगह जाना है, वो कभी ये बोलते कि जो बड़ी बाज़ार की भाजी मार्केट है वहाँ कॉलोनी बना के दे दो, बाग महमूद में जगह दे दो, STP प्लान के पास हमने डिमांड की है, STP प्लान के बाद जगह दो। अब हम चाहते हैं कि काम भी बांट लिया जाए। वो एक MLA है, आज पावर में है, ताकत में है, तो जिला अधिकारी, कारपोरेशन, तहसीलदार इनको बुलाएं और 10 तारीख के अफिडेविट में वो चाहे बाग महमूद की जगह फाइनल करवा दें, भाजी मार्केट बड़ी बाज़ार के वहाँ कॉलोनी की मंजूर करवा दें, या जो जगह पर हैं उसी जगह पर उनका बोलना है कि यहीं पर लेआउट करके कॉलोनी बना के दे दिया जाए, वो मंजूर करा दें, या फिर STP प्लान की जो जगह है वहाँ पर प्लॉट दे दिया जाए। अब ये जिम्मेदारी मौजूदा MLA की है कि वो 10 जून के अफिडेविट में सरकार से, सारे अधिकारियों से बात करके मंजूर कराएं। हमसे जो भी मदद लगेंगी हम वो मदद करेंगे। कोर्ट में हमारा जो प्रेयर है
हम अव्वल दिन से इसमें काम कर रहे हैं और कोर्ट में जो प्रेयर है हम उस पर काम करेंगे। हमारे वकील से बात हुई है। स्कूल को नोटिस देने के बाद हमने, जब गौरी गोडसे का ऑर्डर हुआ तो हमने क्लियर आसिफ शेख साहब और मैंने कहा कि स्कूल को आप नोटिस दो, उनका जो भी बोलना है वो लो, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर मौजूदा एमएलए की अपनी खुद की जिम्मेदारी जो है अब उनको निभाने का वक्त आ गया है। किला झोपड़पट्टी के लिए अब मौजूदा एमएलए 10 तारीख के अफिडेविट में जगह फाइनल करवाएं प्रशासन से मीटिंग लेकर, और जो भी उनको करना है वो करवाएं। हमारी जहां माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की उनको मदद चाहिए, हम वो मदद देंगे। कोर्ट में हम पूरी मजबूती से केस लड़ेंगे, मगर अफिडेविट फाइल करने की जिम्मेदारी मौजूदा एमएलए की तरफ हम दे रहे हैं। हम भी काम बांट के करना चाहते हैं।